कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है क्लास 10th साइंस का चैप्टर 4th। तो कार्बन और उनके कंपाउंड्स कौन से हैं, कार्बन से मिलकर बने हुए और कौन सी चीज उसमें मिलाई गई और कंपाउंड बनाए गए हैं। कंपाउंड मतलब मोर देन वन एलिमेंट अगर मिलता है तो कंपाउंड बनते हैं। तो कार्बन और उसके साथ क्या मिलाकर कंपाउंड बनाए गए हैं उनके, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। लास्ट चैप्टर में हमें बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में हमने जाना था। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। हम लर्न करेंगे कार्बन के बारे में, जो एक एलिमेंट है जो इमेंस सिग्निफिकेंस जिसका है, मतलब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे लिए इन बोथ उसके एलिमेंटल फॉर्म में भी, मतलब सिर्फ कार्बन की बात करें तो भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो किसी के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो कंपाउंड जो बनेगा वो कंबाइंड फॉर्म वाला कंपाउंड जो है कार्बन का, वो भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। एक्टिविटी 4.1 में आपको लिस्ट बनानी है 10 थिंग्स की जो आप कंज्यूम करते हैं या यूज करते हैं सुबह से। कंपाइल करना है इस लिस्ट जो आपने बनाई है, आपके क्लासमेट्स ने बनाई है उनके साथ में, और सॉर्ट आउट करना है टेबल्स को, आइटम्स को इन टेबल्स के अंदर। अगर कोई आइटम ऐसा है जो मोर देन वन मटेरियल से बना है तो उसे आपको रेलेवेंट कॉलम में या अलग से जो कॉलम बना है उसमें लिखना है। जैसे थिंग्स जो मेटल से बनी हुई हैं वो आपको लिखनी है। जैसे हम टैप यूज करते हैं, सुबह से उठते हैं तो बेसिन का टैप होता है, बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं, तो वो हम मेटल्स की वो चीजों की लिस्ट आपको लिखनी है। वेल ग्लास या क्ले से बनी हुई चीजें, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ग्लास से बनी हुई चीजों में हम मिरर का यूज भी करते हैं सुबह से उठकर। उसके बाद में हम टी के जो हमारे पॉट कप्स होते हैं, सॉसेस होती हैं, वो सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं, और इनके अलावा यूज होने वाली चीजें आप अदर्स में लिख सकते हैं। अब आपको उन आइटम्स पे देखना है जो लास्ट कॉलम में आपने लिखे हैं। आपके टीचर आपको बताने के लिए एबल होंगी कि मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो कंपाउंड से बने होते हैं, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कार्बन के साथ में किसी और एलिमेंट को बनाकर मिलाकर जो बनाया गया है वो अदर्स में आते हैं। क्या आप सोच सकते हैं मेथड कौन सी होगी इन चीजों को टेस्ट करने के लिए? कौन सा प्रोडक्ट होगा जिसका कंपाउंड, अगर कंपाउंड जो कंटेन करता है कार्बन को वो बर्न्ट हो जाए तो आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं। क्या आप जानते हैं कोई टेस्ट कंफर्म करने के लिए इस चीज को कि ये कंपाउंड से बनी है या एक पर्टिकुलर एलिमेंट से बनी है? फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स और बहुत सारी चीजें आप लिस्ट करेंगे जो बेस्ड होगी वर्सेटाइल एलिमेंट कंपाउंड कार्बन के ऊपर। मतलब सबसे ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं आपकी चीजों में, उसमें कार्बन आपको सबसे ज्यादा दिखेगा। इसके अलावा सारी थिंग्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो कार्बन बेस्ड होंगे। अमाउंट ऑफ कार्बन जो प्रेजेंट होता है अर्थ के क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में, ये कुछ कम है या बहुत ही कम है। मियाग्रे जिसका मतलब होता है बहुत ही कम है। अर्थ के क्रस्ट में ओनली 0.02% कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, जैसे कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम। और एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इन स्पाइट ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, मतलब इवन दो कि ये इतना कम अमाउंट में नेचर में अवेलेबल है कार्बन, इंपॉर्टेंस जो है कार्बन का ये बहुत ही इमेंस है या बहुत ही ज्यादा है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में कार्बन के, जिसके कारण एनोमॉली जो है वो हमें पता चलती है। ये डिफरेंट फॉर्म्स जो है कार्बन के वो हमें पता चलेंगे। बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम बॉन्ड की बात करें तो प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी किया था आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने देखा था कि आयनिक कंपाउंड जो है उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। हमने देखा था कि किस तरह से नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है आयनिक कंपाउंड में होती है और एक्सप्लेन वो किस तरह से करती है प्रॉपर्टीज को। अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब कार्बन कंपाउंड्स और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है कुछ कार्बन कंपाउंड्स का, जो हमें यहाँ पर गिवन है टेबल 4.1 में। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कुछ कार्बन कंपाउंड्स का यहाँ पर इस तरह से है, जैसे कि एसिटिक एसिड की बात करें जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें केल्विन में दिया है, दैट इज 290 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन। क्लोरोफॉर्म है, इथेनॉल है, मिथेन है, और सभी के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था। और उस डेटा से ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबव कंपाउंड जो हमें दिए गए हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता।
सिंस ये कंपाउंड जो है लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉन्डिंग जो होती है इन कंपाउंड्स में, ये किसी नए आयन को राइज नहीं करती या किसी नए आयन्स को फॉर्म नहीं करती। क्लास 9th में हमने लर्न किया था कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स के बारे में और किस तरह से डिपेंड होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन के बारे में। एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का वो है 6, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा इलेक्ट्रॉन्स का वेरियस शेल्स में। पहले शेल में 2 की कैपेसिटी होती है, तो 2 पहले शेल में आएंगे और सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आएंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा कार्बन का। हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट जो है वो एक्सप्लेन की जाती है उनकी टेंडेंसी के थ्रू, जो अटेंड करती है कंप्लीटली फील आउटर शेल को, और वही बोलते हैं कि अटेंड करना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। एलिमेंट जो फॉर्म करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स को अचीव करते हैं इसको आइदर बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या तो जितने की कमी है उसे पूरा कर लो, या फिर अगर पूरा नहीं कर सकते तो अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लेट इट बी, मतलब उसको छोड़ना है हमें, वो हम कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं आउटर मोस्ट शेल से। केस ऑफ कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में, और उसे जरूरत होती है या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो उसके पास है उसे वो लूज कर दे और वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर ले। अगर वो गेन और लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो अगर वो गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनायन, पर ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा न्यूक्लियस के लिए 6 प्रोटॉन्स के साथ में होल्ड करना उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स हैं कार्बन के अंदर, तो यहाँ पर अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है किसी, या 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, तो उसके पास में कितने हो जाएंगे 8, और वो पहले वाले 2 ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वही प्रोटॉन्स 6 ही होंगे, जो इम्बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर वो गेन नहीं कर सकता। अगर वो लूज करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स थे, उसमें 4 को अगर वो लूज कर देता है तो भी यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, जिसके कारण ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, और इसीलिए एनर्जी जो है रिमूव करने की 4 इलेक्ट्रॉन्स को, वो कार्बन कैटायंस को 6 प्रोटॉन्स के साथ में मैच नहीं कर पाती, इसलिए ये भी चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। कार्बन ओवरकम करता है इस प्रॉब्लम को बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के पास एक ही चांस है या एक ही चॉइस है कि वो किसी और कार्बन एटम के साथ में अपने आप को शेयर कर ले या उसके और अपने एटम्स को मिला ले, ताकि दोनों के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो पाए। नॉट जस्ट कार्बन, पर बहुत सारे अदर एलिमेंट्स भी हैं जो फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स को बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बिलोंग करता है आउटर मोस्ट शेल से बोथ एटम्स के, मतलब एक कार्बन का एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर दूसरा वाला जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 है, अगर वो दोनों कंबाइन होते हैं तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और वो उससे स्टेबल हो जाएंगे, और इसी के कारण बोथ अटेंड करेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। बिफोर गोइंग ऑन द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, अब हम देखेंगे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म जो होते हैं शेयरिंग करने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो फॉर्म होते हैं इस मैनर में, जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें, तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो है 1, और इसीलिए हाइड्रोजन जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो फर्स्ट मतलब के शेल में होता है, और उसे रिक्वायरमेंट होती है 1 मोर शेल की, 1 मोर इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि हमें पता है कि के शेल में रिक्वायरमेंट होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसे एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है शेयर कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म होता है, और इसीलिए हमें हाइड्रोजन जो है वो H2 के फॉर्म में मिलता है। ये अलाउ करता है हर हाइड्रोजन एटम को कि वो अटेंड करे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उसके नियरेस्ट नोबल गैस की, जैसे हेलियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसके के शेल में, और इसीलिए वो स्टेबल है। हम डिपिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डॉट्स और क्रॉस टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसे कॉन्स्टिट्यूट करता है वो एक सिंगल बॉन्ड को बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। एक सिंगल बॉन्ड जो है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक लाइन के थ्रू भी, या फिर हम 2 एटम्स को मतलब लाइन के थ्रू बिटवीन द 2 एटम्स हम शो कर सकते हैं, जैसे फिगर 4.2 में हमें दिया गया है। आप देख सकते हैं H' मतलब H और लाइन करके H हमें दिया हुआ है, जो बता रहा है कि ये शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन जैसे 17 है, तो क्या होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी वैलेंसी। क्लोरीन फॉर्म करेगा एक डायटोमिक मॉलिक्यूल को जैसे Cl2। क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को डॉट स्ट्रक्चर के साथ में उसके मॉलिक्यूल्स के लिए। नोट करना है कि ओनली बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है उन्हें ही हमें डिपिक्ट करना है।
अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं फॉर्मेशन होता है यहाँ पर डबल बॉन्ड का बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स, और ये इसलिए क्योंकि एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है उसके 6 इलेक्ट्रॉन है उसके एल शेल में, मतलब के शेल में 2। ओवरऑल हमारा अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो 8 जो है हमारा नंबर है जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें फर्स्ट शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, वाइल सेकेंड शेल में हमारे पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वाइल उसे स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो ये बिकॉज एटम जो है ऑक्सीजन का उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है एल शेल में, और एटॉमिक नंबर जो है हमारे ऑक्सीजन का वो है 8, तो उसे रिक्वायरमेंट होती है 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स की ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके और स्टेबल बन सके। सो हर एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है शेयर करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को अदर एटम के साथ में ऑक्सीजन के, ताकि स्ट्रक्चर बन सके एज शोन इन फिगर 4.3 आप देख सकते हैं। इसमें इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी जो शेयर किया है उन्होंने, और इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स का उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं ईच ऑक्सीजन एटम से ताकि 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन सके, और इसी को कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ये डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। क्या आप डिपिक्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को जो शो करता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम? क्या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं या डबल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन के? अगर हम देखें ऑक्सीजन के अगर हम फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन जब हम बनाएंगे तो ऑक्सीजन में जो दोनों एटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वो दोनों मिलते हैं, तो क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से वो उनके बीच में बॉन्डिंग होता है। क्या होगा केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन में? नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे 2 और 5 होगा, और जब कंबाइन करेगा उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी? उसे अटेंड करना है अगर ऑक्टेट को, तो नाइट्रोजन के एटम के मॉलिक्यूल्स को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, और इसे कहा जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है N2 का और उसके ट्रिपल बॉन्ड का, ये भी हमें डिपिक्ट किया गया है 4.4 में। मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया जो है वो उसका फॉर्मूला है NH3। क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को इस मॉलिक्यूल के लिए जो शो कर रहा है कि किस तरह से 4 एटम्स अचीव करेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को? और क्या मॉलिक्यूल जो है उसका सिंगल, डबल या ट्रिपल कौन सा बॉन्ड होगा, ये हमें देखना है। अब हम देखेंगे एक लुक मीथेन की तरफ, जिसका कंपाउंड जो है, जो कंपाउंड है कार्बन का, मतलब कार्बन के साथ और चीजों को मिलकर बनाया गया, और एलिमेंट्स को मिलकर बनाया गया है मीथेन। मीथेन वाइडली यूज होता है फ्यूल के रूप में और एक मेजर कंपोनेंट के रूप में बायोगैस में, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब CNG में। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड है जो फॉर्म होता है कार्बन के थ्रू। मीथेन जो है उसका फॉर्मूला है CH4। हाइड्रोजन जैसे कि हम जानते हैं इसकी वैलेंसी 1 होती है, और कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है इसमें, और इसलिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। और अचीव करने के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कार्बन को शेयर करने पड़ते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ में, जैसे कि शो किया है फिगर 4.5 में। हम देखेंगे नीचे हमें फिगर दी गई है मीथेन की। ऐसे बॉन्ड्स जो फॉर्म होते हैं बाय शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कहा जाता है, या देखी जाती है उनके बीच में बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है विद इन द मॉलिक्यूल, बट इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, और इसके कारण लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इन कंपाउंड्स का। सिंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर होते हैं बिटवीन द एटम्स, और कोई भी चार्ज पार्टिकल्स जो है फॉर्म नहीं होता, और ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ हमें डायग्राम दी है मीथेन के स्ट्रक्चर की, किस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का बनाया गया है CH4 के फॉर्म में। एलोट्रॉप्स की बात करें तो एलोट्रॉप्स मतलब मोर देन 1 फॉर्म में होना, कार्बन और उसके कंपाउंड्स। तो एलोट्रॉप्स क्या है? कार्बन के एलिमेंट्स। कार्बन जो है एलिमेंट कार्बन जो है ऑकर होता है डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे नेचर में विद वाइडली वेराइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। बोथ डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें तो ये फॉर्म होते हैं कार्बन एटम से। डिफरेंस जो लाए करता है इस मैनर में जिसमें कार्बन एटम्स बॉन्ड किए जाते हैं एक दूसरे के साथ में। डायमंड में बात करें तो हर कार्बन एटम बॉन्ड किया गया है 4 अदर कार्बन के साथ में, और वही फॉर्म करता है वो एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को। और वहीं अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो इसमें हर कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ है सेम प्लेन में, और एक हेक्सागोनल एरे जो है वो फॉर्म करता है। वन ऑफ दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड एंड दस वैलेंसी जो है कार्बन की वो
सेटिस्फाई हो रही है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है बाय हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन द लेयर अबव द अदर, एक एक लेयर के ऊपर वो प्लेस किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में एक एक कार्बन एटम अदर 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। डायमंड में एक कार्बन एटम अदर 4 एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा है। इस तरह से हमें ये दिया है ग्रेफाइट और डायमंड की बात। और ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है रिजल्ट करते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इवन दो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम हो। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, while ग्रेफाइट जो है बहुत ही स्मूथ और स्लिपरी है। ग्रेफाइट जो है बहुत ही गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, किसी भी अदर नॉन मेटल के कंपैरिजन में, जो हमने स्टडी किए हैं प्रीवियस चैप्टर में। डायमंड्स जो हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। और ये सिंथेटिक डायमंड्स जो हैं ये स्मॉल होते हैं बट अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं फॉर नेचुरल डायमंड्स फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। और लास्ट में हमें यहाँ जो स्ट्रक्चर दिया है, जो स्ट्रक्चर ऑफ C60 दिया है फुलरनेस का, तो फुलरनेस जो है वो फॉर्म होता है अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप के फॉर्म में। फर्स्ट वन जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है एज C60, जो कार्बन एटम अरेंज किया गया है इन अ शेप ऑफ फुटबॉल। आप देख सकते हैं ऊपर फुटबॉल की शेप में अरेंज किए गए हैं कार्बन्स को। सिंस ये दिखता है लाइक जियोडेसिक डोम की तरह, जो डिजाइन किया गया था यूएस आर्किटेक्ट ने बकमिंस्टर फुलर ने, और ये मॉलिक्यूल का नाम उनके नाम से ही जाना जाता है, फुलरन। तो यहाँ पर ये जो है हमें दिया गया है फुलरेंस। ये स्ट्रक्चर है C60 का, जो एक यूएस आर्किटेक्ट ने बनाया था, जो कार्बन के मॉलिक्यूल से ही बना है, कार्बन के एटम से ही बना है और एक तरह से कार्बन का एक एलोट्रॉप माना जाता है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल मतलब मोर देन वन चीज करने वाला या मोर देन वन एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला, या एक से ज्यादा काम करने की जो खूबी होती है वो कार्बन के अंदर कैसी है, या वो नेचर हम देखेंगे कार्बन का। हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स के वेरियस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को फॉर्म करके बनाता है कार्बन। हमने ये भी देखा कि स्ट्रक्चर जो है ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड जैसे मीथेन वो किस तरह से बनता है। सबसे शुरुआत में इस चैप्टर के हमने देखा था कि कितनी चीजें हैं जिसके अंदर कार्बन होता है या जो कार्बन से बनी होती हैं, जिसके अंदर कार्बन का कंट्रीब्यूशन होता है। इनफैक्ट हमने अपने आप में बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स भी बनाए हुए हैं। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला है, मतलब ये फॉर्मूला जो है नोन है जो केमिस्ट को, वो रिसेंटली एस्टिमेट किया गया है अबाउट 3 मिलियन जो है वो कार्बन कंपाउंड्स के फॉर्मूले नोन है केमिस्ट को। और ये आउट नंबर जो है लार्ज मार्जिन ऑफ कंपाउंड्स इसमें फॉर्म हुए हैं बाय अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर, मतलब कार्बन के साथ अदर एलिमेंट्स को मिलाकर हम कह सकते हैं 3 मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स या कंपाउंड जो है वो बने हैं कार्बन से। Why it is this property is seen in carbon and no other element, और ये इतनी अच्छी प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में ही देखने को क्यों मिलती है, किसी और एलिमेंट में देखने को क्यों नहीं मिलती। नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इनेबल करता है कार्बन को कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सके। 2 फैक्टर्स नोटिस किए हैं इस केस में कार्बन के, और वो ये हैं कि कार्बन जो है उनके अंदर यूनिक कैपेबिलिटी होती है या एबिलिटी होती है कि वो फॉर्म कर सके बॉन्ड्स को किसी अदर कार्बन एटम के साथ में, और लार्ज मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर सके या राइज कर सके, और ये प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटनेशन। ये कंपाउंड जो है ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन इसमें होती है, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन भी मिलेगी, और इवन कार्बन के रिंग्स जो हैं, मतलब कार्बन एटम्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वो रिंग्स भी फॉर्म कर सकें। इसके साथ ही कार्बन एटम्स जो हैं वो लिंक किए जाते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ में। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो है जो लिंक किए जाते हैं सिंगल बॉन्ड से, 2 कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उन्हें सैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। वहीं वो एटम्स या वो कंपाउंड्स जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बने हुए हैं, मतलब 2 कार्बन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उन्हें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहा जाता है। कोई भी अदर एलिमेंट एग्जिबिट नहीं करता प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन को टू एक्सटेंड सीन इन कार्बन कंपाउंड्स, इतने हाई लेवल पे जो हमें कार्बन कंपाउंड्स में देखने को मिलती है। सिलिकॉन जो है वो फॉर्म करता है कंपाउंड्स को विद हाइड्रोजन, जिसके पास चेन होती है अप टू 7 to 8 एटम्स की, पर ये कंपाउंड्स बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है और इसीलिए स्टेबल होता है।
और ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को राइज करता है या बनाता है, जिसके अंदर बहुत सारे कार्बन एटम्स लिंक किए जाते हैं एक दूसरे के साथ में। सेकेंड हमारा ये है, इसमें जो नोटिफाई हमने किया है कि सिंस कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 है, ये कैपेबल होता है बॉन्ड करने के लिए अपने आप को किसी अदर कार्बन एटम के साथ में या किसी और मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ में, ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है फॉर्म किए जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन के साथ और बहुत सारे अदर एलिमेंट्स के साथ, ताकि राइज कर सके कंपाउंड्स को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ में जो डिपेंड होती है ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगेन बॉन्ड्स जो कार्बन फॉर्म होता है जिसके थ्रू या कार्बन के थ्रू जो बॉन्ड्स बने हैं विथ मोस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट, ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए, एक्सेप्शनली स्टेबल। और वन रीजन इसका ये है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड्स बाय कार्बन, ये स्मॉल साइज के होते हैं और इसीलिए बहुत आसान होता है इनके साथ बॉन्डिंग करना। और ये एनेबल करते हैं न्यूक्लियस को कि वो होल्ड करे ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। और बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं एलिमेंट्स के साथ में हैविंग लार्जर एटम्स, ये बहुत ही वीकर होते हैं। लेकिन कार्बन जो है ये बहुत ही छोटा एटम होता है या इसमें स्मॉल साइज होता है कार्बन का, इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं जो कार्बन में देखे जाते हैं वो ये है कि उसकी टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। और ये दोनों चीजों को पुट टुगेदर किया जाए अगर या साथ में रखा जाए तो ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हमें दे सकते हैं। बहुत सारे सेम नॉन कार्बन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच किए जाते हैं डिफरेंट कार्बन चेन्स में, और ये कंपाउंड जो है इनिशियली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं नेचुरल सब्सटेंस से। और इट वाज थॉट कि ये कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये ओनली फॉर्म होंगे विद इन लिविंग सिस्टम। दैट इज, ये पॉस्टुलेट है कि वाइटल फोर्स, ये जो इंपॉर्टेंट फोर्स है वो नेसेसरी होता है सिंथेसिस के लिए। फेडरिक वोलर जो थे उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया था इसे 1828 में, क्योंकि उन्होंने प्रिपेयर किया था यूरिया को फ्रॉम अमोनिया साइनेट। अमोनिया साइनाइड से उन्होंने प्रिपेयर किया था यूरिया को। बट कार्बन कंपाउंड जो है जिसमें एक्सेप्ट करें हम एक्सेप्ट कर देंगे अगर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स को, तो कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडी को अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की। तो जैसे हमने ऑलरेडी देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन कैसा होता है। अनदर कंपाउंड जो फॉर्म होता है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन वो है इथेन। मीथेन का फॉर्मूला था हमारा CH4। इथेन भी बना है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम से, और इथेन जो है उसका फॉर्मूला है C2H6। और अराइव करने के लिए इसके स्ट्रक्चर तक सिंपल कार्बन कंपाउंड्स के फर्स्ट स्टेप जो है वो है हमें लिंक करना है कार्बन एटम्स को एक दूसरे के साथ में एक सिंगल बॉन्ड से, और देन यूज करना है हाइड्रोजन एटम को ताकि वो सेटिस्फाई कर सके हमारे ओवरऑल फॉर्मूले को। तो जैसे कि हमने 2 कार्बन एटम्स ले लिए और हाइड्रोजन 6 है जो हमें अरेंज करने हैं उन कार्बन एटम्स के आसपास में, तो रिमेनिंग वैलेंसी जो है कार्बन की वो हम सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन जो है वो अराइव होगा इस तरह से कि CC में सिंगल बॉन्ड हमने दिया है, ये कार्बन एटम लिंक किया गया है सिंगल बॉन्ड से। उसके बाद में अगर हम देखते हैं 4.6A हमने देखा, 4.6B में हमने क्या किया है कि वहां पर हाइड्रोजन एटम्स को अरेंज किया है। तो यहाँ पर 3 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन रिमेन अनसेटिस्फाइड। तो यहाँ पर 3 वैलेंसीज अनसेटिस्फाई है क्योंकि दोनों एक दूसरे से एक बॉन्ड से तो जुड़ गए, लेकिन बचे हुए 3 बॉन्ड और उन्हें लगाने हैं, तो वहां पर वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। तो कार्बन जो है, एक कार्बन को आप देखेंगे तो भी 4 जगहों से जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन जो है वो भी 4 जगह से जुड़ा हुआ है। एक जगह तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बचे हुए तीनों की जो स्पेस है वो हाइड्रोजन ने ले ली है। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो इथेन का है वो शो किया है हमें यहाँ पर। आप देख सकते हैं 4 पॉइंट, इधर हमें जो डायग्राम दी है कलरफुल डायग्राम, उसमें भी आप देख सकते हैं डॉट स्ट्रक्चर इथेन का दिया है जिसमें C2 और H6 हमने अरेंज किए हैं। क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन को, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8। वापस हमें C को जो है अरेंज करना है सिंगल बॉन्ड से तीनों के साथ में, एंड देन हाइड्रोजन जो है उसके आसपास हमें सेटिस्फाई करने हैं। आप देख सकते हैं वैलेंसीज ऑफ ऑल एटम जो है वो सेटिस्फाई हुई है सिंगल बॉन्ड से जो उनके बीच में बनाया गया है। ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहा जाता है जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं।
और ये कंपाउंड्स नॉर्मली बहुत ही रिएक्टिव नहीं होते। However, another compound of कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो उनका फॉर्मूला है C2H4 जिसे हम इथीन कहते हैं। और ये फॉर्मूला आप ये जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से डिपिक्ट किया जाता है, सेम स्टेप वाइज अप्रोच हमें लेना है जैसे हमने अबोव स्टेप में किया था या अबोव इथीन के फॉर्मूले में किया था, वही हमें यहाँ भी करना है। हर कार्बन एटम जो है दो हाइड्रोजन एटम्स को अटैच कर सकता है। इफ वी सी दैट वन वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। अब अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो फिर भी एक वैलेंसी क्या हो रही है, अनसेटिस्फाई रह रही है। मतलब क्या हो रहा है कि हमें ये देखना है कि हर कार्बन एटम चार चीजों से जुड़ा होना चाहिए, मतलब उससे 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए, 4 चीजों से वो जुड़ा होना चाहिए। तो जैसे हम C2H4 लेंगे तो C2 मतलब दोनों एक दूसरे से एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और उसके बाद हमने पर कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन एटम्स को ज्वाइन किया है, तो ओवरऑल क्या हुआ, 3 हुए हैं। मतलब यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है अपने इस स्ट्रक्चर को, और उसे सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था उसे हम डबल कर देंगे, तो वो 2 और 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, ऐसे करके टोटल 4 जो बॉन्ड्स हैं वो बन जाएंगे, जिससे हमारा ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमें स्टेप 3 में बताया गया है कि दोनों कार्बन्स के बीच में हमने डबल बॉन्ड ले लिया है, तो वो 2 बॉन्ड्स और 2 हाइड्रोजन मिलाकर 4 हुए। मतलब सिंगल अगर हम कार्बन की बात करें तो एक सिंगल कार्बन 4 बॉन्ड से अटैच है या 4 चीजों से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे इथीन का तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 4.7 में। येट अनदर कंपाउंड अगर हम देखें हाइड्रोजन और कार्बन का तो उसका फॉर्मूला है C2H2 और इसे कहते हैं इथाइन। और क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को इथाइन के, तो कितने बॉन्ड्स नेसेसरी होंगे 2 कार्बन एटम्स के बीच में ताकि वो सेटिस्फाई कर सके उसकी वैलेंसीज को। जैसे हमने देखा था C2H4 में हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड लगाया था, तब जाके वो ईच कार्बन एटम की 4 जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो रही थी। यहाँ पर हमें C2 और H2 है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जैसे दोनों C के बीच में एक बॉन्ड तो है और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, मतलब दोनों कार्बन को एक हाइड्रोजन अटैच है, मतलब हमारे पास सिर्फ 2 ही बॉन्ड हुए हैं, लेकिन हमें 4 कंप्लीट करना है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना होगा ताकि वो 3 बॉन्ड्स और एक बॉन्ड जो हाइड्रोजन उनसे अटैच है वो ओवरऑल 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो कितने बॉन्ड्स जरूरी होंगे 2 कार्बन एटम्स के बीच में ताकि वो सेटिस्फाई कर सके वैलेंसीज को, तो यहाँ पर हमें ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। और जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगता है 2 कार्बन एटम्स के बीच में उन्हें अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं और ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। चेन, ब्रांचेस और रिंग की बात करें तो अर्लियर सेक्शन में हमने मेंशन किया था कार्बन कंपाउंड्स मीथेन को, इथेन को, प्रोपेन को, जिसके अंदर रिस्पेक्टिवली 1, 2 एंड 3 कार्बन एटम्स थे। और ऐसी चेन ऑफ कार्बन एटम्स जो है जिसमें 10 ऑफ कार्बन एटम्स हो सकते हैं। नेम आपको यहाँ पे दिए गए हैं और स्ट्रक्चर दिए गए हैं। 6 उनमें से जो है टॉप 6 जो है उनके नाम हमें दिए गए हैं। फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दिया है सैचुरेटेड कंपाउंड्स का, मतलब वो कार्बन एटम्स का जो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। पहला हम देखेंगे मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4 और स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, सब सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। इथेन C2H6, यहाँ भी स्ट्रक्चर में सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14। और आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में सारे के सारे कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं और इसीलिए ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स माने जाते हैं या कहे जाते हैं। बट लेट अस टेक अनदर लुक ऑन ब्यूटेन। अगर हम ब्यूटेन के ऊपर एक अनदर स्ट्रक्चर की तरह से देखें तो हम कार्बन स्केलेटन बना सकते हैं 4 कार्बन एटम्स का, 2 डिफरेंट स्केलेटन इससे पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पहले में तो हमें कार्बन की एक सिंपल चेन बनाई गई है, दूसरे में हमारा जो स्केलेटन है वो हमें थोड़ा सा अलग बताया गया है। खैर है चारों कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग है। फीलिंग करेंगे अगर हम इनकी वैलेंसीज को हाइड्रोजन के साथ में, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला हमारा सिंपल जो हमने ऊपर देखे थे इस तरह से हाइड्रोजन हमें पर कार्बन एटम से ज्वाइन करना है, और सेकेंड वाले में भी हमने यही काम किया है। सेकेंड वाले में भी हमने क्या किया है, सारी वैलेंसीज को कंप्लीट किया है हाइड्रोजन को फील करके।
हमने देखा कि बोथ स्ट्रक्चर्स जो है उनके फॉर्मूले सेम है, दैट इज C4H10। और ऐसे कंपाउंड जिसके आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, आइडेंटिकल मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, दोनों का फॉर्मूला C4H10 ही है, बट उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, डिफरेंट है। और ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मतलब ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन चेन्स, मतलब इसके साथ साथ जैसे पहले वाले में हमें दिखाया है स्ट्रेट चेन है, मतलब स्ट्रेट चेन बनाई गई है, चेन बनाया गया है, और सेकंड वाले में ब्रांच कार्बन चेन्स है। तो कुछ कंपाउंड जो है जिसमें कार्बन एटम अरेंज किए जाते हैं रिंग के फॉर्म में भी, मतलब ये तो स्ट्रेट और ब्रांच की बात हुई, लेकिन रिंग के फॉर्म में भी हम कार्बन को अटैच कर सकते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन जिसका फॉर्मूला है C6H12, और उसे हम इस तरह से फॉलोइंग मैनर में अरेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रिंग के फॉर्म में 6 कार्बन एटम्स को हमने अरेंज किया है, और जब हमने उसे हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई किया है तो वो इस तरह से स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन के लिए, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स के फॉर्म में, और ये सारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन की बात करें जो है C6H6, और फॉलोइंग स्ट्रक्चर उसका इस तरह से होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, 6 कार्बन एटम को रिंग के फॉर्म में अरेंज तो किया है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन सिर्फ 6 है, तो अगर 6 को हम 6 कार्बन के साथ अटैच करते हैं तो एक एक बॉन्ड तो ये सारे कार्बन ने अपने हाइड्रोजन के साथ बना लिया है, और एक एक बॉन्ड तो उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ में, मतलब सारे के सारे रिंग में अरेंज है, तो एक अपने आगे वाले से एक अपने पीछे वाले से इन्होंने अरेंज किया है, तो ओवरऑल 3 बॉन्ड तो हो गए, लेकिन हमें चाहिए 4, मतलब उन्होंने 4 किसी चीज से अटैच होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अल्टरनेट कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, ताकि अब आप गिन सकते हैं स्ट्रक्चर में देख के कि एक कार्बन को आप लेते हैं तो वो बरोबर 4 चीजों से जुड़ा हुआ है या 4 साइड से अटैच है। तो ऐसे हर कार्बन एटम में हमने क्या किया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिया है। सारे कार्बन कंपाउंड जिसके अंदर जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। अमॉन्ग दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स कहा जाता है, while अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर 1 या मोर देन 1 या डबल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें अल्कीन्स कहा जाता है, और दोस्त जिसके अंदर 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एक या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन्हें अल्काइंस कहा जाता है। तो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, ऐसे 3 हमें अलग अलग स्ट्रक्चर बताए गए हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। विल यू बी माई फ्रेंड, कार्बन जो है बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट है। सो अब तक जो हमने देखा कंपाउंड्स में, अगर देखें हम कार्बन एंड हाइड्रोजन के, तो देखा किस तरह से कार्बन जो है फ्रेंडली है, बिल्कुल इजीली वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ में एडजस्ट होता है। बट कार्बन जो है जिस तरह से उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, जैसे कि हमने अपने पहले वीडियो में देखा था, उसी तरह से कार्बन जो है वो बॉन्ड्स फॉर्म करता है अदर एलिमेंट्स के साथ भी, जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस तरह के। हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन जो है रिप्लेस किए जाते हैं इन एलिमेंट्स के थ्रू, तो ऐसे वैलेंसी ऑफ कार्बन जो है वो सेटिस्फाई करता है। मतलब क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन को हटा दें या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा दें और दूसरे किसी एलिमेंट को उस जगह पर रख दें, तो भी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। और ऐसे कंपाउंड्स में जिसमें एलिमेंट रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, उसे रेफर किया जाता है हेटेरो एटम। और ये हेटेरो एटम्स जो हैं कन्फर करते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज उनके अंदर होती हैं टू अ कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ लेंथ, मतलब उसमें लेंथ और नेचर ऑफ कार्बन चेन मैटर नहीं करता, और इसीलिए उसे फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो हमें यहाँ साइड में टेबल में दिए हैं 4.3 में। फ्री वैलेंसी और वैलेंसी ऑफ अ ग्रुप ये शो किया जाता है सिंगल लाइन के थ्रू। फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच करता है टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग 1 हाइड्रोजन एटम और एटम्स, मतलब मोर देन 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस अगर करेगा तो ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। कुछ फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं कार्बन कंपाउंड्स के, जिसमें हेटेरो एटम, क्लोरीन या ब्रोमीन की बात लें हम अगर, तो फंक्शनल ग्रुप हेलो में क्लोरो या ब्रोमो ऐड होता है, और फॉर्मूला जो है फंक्शनल ग्रुप का वो Cl अटैच हो जाएगा या Br अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के सब्स्टिट्यूट की जगह पर, मतलब हाइड्रोजन एटम की जगह पर। ऑक्सीजन की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, मतलब OH जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा किसी एक हाइड्रोजन की जगह पर अल्कोहल के फॉर्मूले में।
एल्डिहाइड में जैसे में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है उसके साथ डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन भी ऐड हुआ है। तो इस तरह से केटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके कारण फॉर्मूला जो है फंक्शनल ग्रुप का उसमें हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस किया जाता है किसी अदर एलिमेंट के साथ। होमोलॉगस सीरीज क्या है? आपने देखा अब तक कि कार्बन एटम्स जो हैं वो लिंक किए जाते हैं एक दूसरे के साथ में ताकि वो चेन फॉर्म कर सकें वेरिंग लेंथ की, मतलब बड़ी छोटी अलग अलग लेंथ की चेन फॉर्म कर सके। इन एडिशन इसके साथ साथ हाइड्रोजन एटम और एटम्स ऑन दिस कार्बन चेन, मतलब इसमें हाइड्रोजन एटम या एटम्स जो है इन कार्बन चेन के ये रिप्लेस किए जाते हैं किसी और फंक्शनल ग्रुप के थ्रू। जैसे हमने भी ऊपर देखा था OH के थ्रू या O के थ्रू, ये फंक्शनल ग्रुप हम H की जगह पे लिख देते हैं जैसे हमने ऊपर देखे थे। प्रेजेंस जो है फंक्शनल ग्रुप का जैसे कि अल्कोहल ये डिक्टेट करता है प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड को रिगार्डलेस ऑफ लेंथ ऑफ अ कार्बन चेन। फॉर एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, ये सारे के सारे सिमिलर है, इनकी सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको सिमिलर दिखेंगी। Hence, ऐसी जो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन, उन्हें होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। अब हम देखेंगे होमोलॉगस सीरीज से जो हमने अर्लियर टेबल 4.2 में देखे थे, अगर हम फॉर्मूले देखें इन सक्सेसिव कंपाउंड्स के जैसे कि CH4 एंड C2H6, तो ये डिफर है एक दूसरे से कितने से? सिर्फ CH2 यूनिट से। भाई हम इसके नेक्स्ट वाला लें अगर कि C2H6 को आप कंपेयर कर रहे हैं C3H8 के साथ में, तो ये डिफर होता है, ये भी CH2 यूनिट से ही डिफर हो रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन? उनकी क्या होगी या उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा? तो सेम डिफरेंस होगा, मतलब CH2 का ही डिफरेंस होगा, और इसीलिए इसे होमोलॉगस सीरीज कहा गया है कि कोई भी दो सक्सेसिव कंपाउंड अगर आप लेते हैं, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक आने वाले लगातार में कोई कंपाउंड लेते हैं तो उनका डिफरेंस हमेशा आपको CH2 ही मिलेगा। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंस को इन मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन दिस पेयर्स? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है वो है 12 यूनिट, वेल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो है 1 यूनिट। सिमिलरली 1 U है, U इज नॉट फॉर यूनिट, U जो है ये हमारा हम कह सकते हैं कि हमारा यूनिट दिया गया है, U यूनिट को शो नहीं करता, बट जैसे हम मीटर सेंटीमीटर लगाते हैं उस तरह से एटॉमिक मास जो है वो U से डिनोट किया जाता है। सिमिलरली आप अगर होमोलॉगस सीरीज लेते हैं अल्कीन्स के लिए तो फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज जो है वो इथीन होगा, जो ऑलरेडी आया है हमारे सेक्शन 4.2.1 में। और फॉर्मूला ऑफ इथीन क्या था ये आपको पता है, हमने देखा था ऊपर, और उसके सक्सेडिंग मेंबर्स जो है उनके फॉर्मूले क्या हैं? C3H6, C4H10, C4H8 एंड C5H10। तो क्या ये सभी के अंदर जो डिफरेंस है वो CH2 का है? तो यस एग्जैक्टली CH2 का डिफरेंस है। जैसे आप देख सकते हैं पहले C3 है और नेक्स्ट वाले में C4 है, मतलब एक C का डिफरेंस है, और H6 है और सेकंड वाले में H8 है, तो दोनों में 2 H का डिफरेंस है, तो ये CH2 का डिफरेंस ही इन सब के बीच में है। क्या आपने देखा है कोई रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन दिस कंपाउंड? जनरल फॉर्मूला जो है अल्कीन्स के लिए ये रिटर्न किया जाता है CnH2n के फॉर्म में, जहां पर n की वैल्यू 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी हो सकती है। क्या सिमिलरली जनरेट कर सकते हैं जनरल फॉर्मूले को अल्केन्स और अल्काइंस के लिए भी? जैसे कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है होमोलॉगस सीरीज में, तो ग्रेडेशन जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो देखने को मिलते हैं, और ये इसलिए क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग इन मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास में इंक्रीज होगा तो यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाएगा। अदर फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे सोल्यूबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट ये शो करती है सिमिलर ग्रेडेशन को। बट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें जो डिटरमाइन की जाती है सोलली, मतलब अकेले अगर देखें बाय फंक्शनल ग्रुप, ये बिल्कुल सिमिलर होती है होमोलॉगस सीरीज में। एक्टिविटी 4.2 में हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है डिफरेंस को फॉर्मूले एंड मॉलिक्यूलर मासेस, जैसे CH3OH और C2H5OH क्या बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है? आगे वाले जो पेयर दिए हैं उन सभी के जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं, हमें वो डिफरेंस कैलकुलेट करना है।
इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन दिस थ्री, और क्या इन तीनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी है? अगर हम देखते हैं ऊपर तो हमें पता चलता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 का है। सारी पेयर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो CH2 का है। तो ये सिमिलैरिटी इन तीनों के बीच में है, तीनों पेयर्स के बीच में। अरेंज करना है अल्कोहल्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स, जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं इस ऑर्डर में आपको इसे अरेंज करना है। एंड क्या आप इन फैमिली को होमोलॉगस सीरीज कह सकते हैं? तो यस, हम कह सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम है। अब आपको जनरेट करना है होमोलॉगस सीरीज को फॉर द कंपाउंड कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स तक आ जाए इतना एक होमोलॉगस सीरीज रेडी करना है फॉर अदर फंक्शनल ग्रुप्स जो 4.3 में दिए हैं। जैसे हमने यहाँ अल्कोहल का लिया है OH जो ऐड किए हैं ऊपर गिवन दिए हुए इसमें, उसमें हमने अल्कोहल को ऐड किया है। तो अदर जो है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, केटोन है, वो फॉर्मूले आपको इसमें अटैच करके C4 तक मतलब 4 कार्बन एटम्स तक आपको इसकी होमोलॉगस सीरीज रेडी करनी है। ये जो ऊपर हमें दी है, ये जो सीरीज है होमोलॉगस सीरीज, ये अल्कोहल के लिए है। जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल था वो हमने लिया है। आगे आपको सीरीज रेडी करनी है एल्डिहाइड, केटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करके। नॉमेनक्लेचर की बात करें, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। एक तरह से कार्बन कंपाउंड्स को नाम किस तरह से दिया जाता है। तो नेम्स ऑफ कंपाउंड जो है होमोलॉगस सीरीज में ये बेस्ड होते हैं नेम के ऊपर जो बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाई करती है बाय प्रीफिक्स मतलब फ्रेज बिफोर, और सफिक्स मतलब फ्रेज आफ्टर। कोई चीज आपने बाद में लगाई है वो सफिक्स, और पहले लगाई है नाम के वो प्रीफिक्स होता है, जो इंडिकेट करता है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ अल्कोहल्स जो है एक्टिविटी 4.2 में हमने लिया था वो है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पे अल्कोहल्स को जो है हमने एक तरह से सफिक्स के फॉर्म में लगाया गया है, बाद में लगाया है OL जो अल्कोहल का होता है वो हमने इसमें ऐड किया है। नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड ये फॉलोइंग मेथड से होता है। पहली चीज है कि आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को उस पर्टिकुलर कंपाउंड में। कंपाउंड जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं उनका नेम होता है प्रोपेन। इन केस अ फंक्शनल इज प्रेजेंट, फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है आपके इसमें तो ये इंडिकेट करता है इन द नेम ऑफ कंपाउंड वेदर आइदर प्रीफिक्स के थ्रू या सफिक्स के थ्रू। मतलब अगर आपके इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उस फंक्शनल ग्रुप का, जैसे OH था अल्कोहल के लिए, तो वो कहीं ना कहीं ऐड होगा। अल्कोहल के लिए OL हमने ऊपर जो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल लिया है। इस तरह से प्रीफिक्स या सफिक्स इंडिकेट जरूर करना पड़ेगा। अगर नेम आपके फंक्शनल ग्रुप का जो है वो गिवन किया गया है सफिक्स के रूप में, मतलब लास्ट में एंड में सफिक्स लगाना है, तो नेम ऑफ कार्बन चेन मॉडिफाई की जाएगी बाय डिलीटिंग द फाइनल ई। आखिरी में जो नाम के ई है उसे हटा दिया जाएगा और उसकी जगह सफिक्स लगा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन चेन है केटोन ग्रुप की, तो उन्हें इस तरह से नाम दिया जाएगा। प्रोपेन है तो ई को जो है वो हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, एग्जिट कर देंगे, और ई के जगह पे हम ONE यूज करेंगे जिससे होगा प्रोपेनॉन। तो ये प्रोपेनॉन जो है ये हमारा बनेगा सफिक्स लगाने के बाद में। अगर आपका कार्बन चेन अनसैचुरेटेड है देन फाइनल ANE जो है नाम में कार्बन चेन के, उसे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा ENE या YNE के साथ, क्योंकि ANE हमारे सैचुरेटेड के लिए हम यूज करते हैं और ENE और YNE हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, जो टेबल 4.4 में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन चेन जो है 3 कार्बन चेन जो है जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा तो उसे प्रोपीन कहा जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे प्रोपाइन कहा जाएगा। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप का दिया गया है। जैसे फंक्शनल ग्रुप हम हेलोजन की बात करें तो इसमें प्रीफिक्स जो है जैसे क्लोरो या ब्रोमो लगेगा, और एग्जाम्पल अगर देखें हम तो क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन हमने लिया है, उसमें क्लोरीन हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे कर दिया, क्लोरीन से, तो वो क्लोरो प्रोपेन हो गया। वहीं अल्कोहल की बात करें तो इसमें सफिक्स लगता है OL, मतलब एंड में आता है OL, तो यहाँ पर हमने प्रोपेनॉल कर दिया क्योंकि एक हाइड्रोजन को हमने OH से रिप्लेस किया है, और इसीलिए हमारा जो अल्कोहल का OL सफिक्स है वो ऐड हो गया E की जगह पे, और यहाँ पे प्रोपेन की जगह प्रोपेनॉल हो गया। एल्डिहाइड में AL लगता है जिसमें हम O से रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन एटम को, तो ये हो गया प्रोपेनॉल। केटोन में सफिक्स लगता है 1, ONE लगता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया है, 2 हाइड्रोजन एटम को हटाकर हमने यहाँ क्या किया, डबल बॉन्ड किया है,
O के साथ में हमारा O जो है फंक्शनल ग्रुप हमने ऐड किया है, वही आप ऊपर भी देख सकते हैं कि आपने ऊपर भी प्रोपेनॉल की जगह पे हमने डबल बॉन्ड किया है O के साथ में, इसलिए हमने 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर गायब हुए हैं, एक O की जगह वाला हाइड्रोजन एटम और एक जो C के जस्ट नीचे था वो, इन दोनों की जगह हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड ले लिया है। वहीं केटोन में भी हमने यही किया है, O के साथ में बॉन्ड जो हो रहा है वो डबल बॉन्ड किया है, वो हो गया प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स लगता है OIC एसिड, तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, जिसमें वापस हमने डबल बॉन्ड लिया है O के साथ में और एक सिंगल बॉन्ड है OH के साथ में। डबल बॉन्ड अल्कीन्स की बात करें तो सफिक्स ENE लगता है, आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या किया है, प्रोपेन किया हुआ है और प्रोपेन में हमने डबल बॉन्ड किया है 2 कार्बन एटम्स के बीच में। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस की बात करें तो यहाँ पे YNE हमारा सफिक्स लगता है, जिसमें प्रोपाइन हो जाता है हमारा जो नाम है वो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 C के बीच में 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस के लिए हमने लिया है, तो ये हो गया प्रोपाइन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं कार्बन कंपाउंड्स को और वो क्यों जरूरी है, किस तरह से सफिक्स या प्रीफिक्स का यूज करते हैं फॉर डबल, ट्रिपल एंड सिंगल बॉन्ड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड जो है या जो कंपाउंड्स कार्बन से बने हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कार्बन कंपाउंड्स की। सिंस बहुत सारे फ्यूल्स जो है जो हम यूज करते हैं वो आइदर कार्बन होते हैं या उसके कंपाउंड्स होते हैं, तो सबसे पहले हम कंबशन जो है उसकी स्टडी करेंगे। कंबशन में कार्बन जो है उसके सारे के सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स में अगर हम देखें तो बर्न होता है इन ऑक्सीजन, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड दे सके और उसके साथ वो रिलीज कर सके हीट और लाइट को। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड जो है वो रिलीज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को और लाइट को जब वो बर्न किए जाते हैं, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसके बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। सबसे पहली रिएक्शन हमें दी है C प्लस O2, वी गेट CO2 प्लस हीट एंड लाइट। ये रिएक्शन जो है हमारी ये पहले से सेटिस्फाई है या स्टेबल है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमारी जो कंडीशन है वो या रिएक्शन है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमें कैसे मिले हैं, सेम मिले हैं, मतलब C प्लस O2 वी गेट CO2। सेकेंड रिएक्शन जो है उसमें दिया है CH4 प्लस O2, मीथेन प्लस O2 हमें दिया है CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। और थर्ड वाले में CH3 CH2OH प्लस O2 वी गेट CO2 प्लस H2O और हमें हीट और लाइट मिल रही है। बट ये जो नीचे की 2 रिएक्शंस हैं ये बैलेंस नहीं है, और हम इसे देखेंगे कि किस तरह से हमें इसे बैलेंस करना है, क्योंकि चैप्टर 1 में भी हमने देखा था कि रिएक्शंस जो है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, अगर वो दोनों तरफ सेम है तो ही आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है, आपका इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो सेकेंड वाले में देखें CH4 प्लस O2 वी गेट CO2 प्लस H2O। अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट में अगर हमारे रिएक्टेंट्स की साइड में देखेंगे तो C हमारे पास एक है कार्बन एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम्स है, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स में आपको हाइड्रोजन 4 मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे 2H2O, मतलब हम H2 के साथ में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हाइड्रोजन के हमें 4 एटम्स मिल सकें। जो हमारे रिएक्टेंट्स में H4 है वो हमें प्रोडक्ट में भी लाना है, तो H को 4 करने के लिए हम 2H2O कर देंगे। अब ये हमारा C और H का काम तो हो गया, लेकिन O2 की बात करें, हमारे रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, O2 है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास अब O2 कितने हो गए, एक तो C के साथ में O2 है, लेकिन हमने नेक्स्ट में H2O में भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब वहां भी हमारा ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, मतलब ओवरऑल 4 ऑक्सीजन जो है एटम वो हमारे पास हो गए इन प्रोडक्ट्स, लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट में सिर्फ 2 ही है, तो वो रिएक्टेंट्स वाले को हमें 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम करेंगे रिएक्टेंट्स में CH4 प्लस 2O2, यहाँ पे हम O2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट एंड लाइट। अब आप जब इस रिएक्शन को लिखेंगे तो आपको पूरी तरह से बैलेंस रिएक्शन मिलेगी। मैं एक बार फिर बताती हूँ, CH4 प्लस 2O2 वी गेट CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट एंड लाइट। थर्ड हमारी रिएक्शन जो है उसमें हमारे पास है CH3 CH2OH प्लस O2 वी गेट CO2 प्लस H2O
प्लस हीट एंड लाइट। अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो हमें फिर काउंट करना होगा कि कार्बन एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट्स में। रिएक्टेंट्स में हमारे पास में 2 कार्बन एटम्स हैं, वही प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ 1 है। तो उस 1 को 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CO2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम सिर्फ C को नहीं कर सकते क्योंकि O2 भी C के साथ में अटैच है, तो वो 2 जो है वो O2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ट्वाइस CO2 हमें मिलेगा। ये हमारा C कंप्लीट हुआ। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट्स में, H3, H2 एंड H, मतलब ओवरऑल 6 हैं। 3 + 2 + 1 दैट इज 6 हैं। लेकिन हमारे आउटपुट में हम देखेंगे या प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन एटम है। लेकिन हमें रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट में हमने देखा था तो सिर्फ 2 ही थे, रिएक्टेंट्स में H2O को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे 3 × 2 6 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो हमें मिलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3H2O। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन भी पूरी तरह से स्टेबल हो गया, दोनों तरफ सेम हो गया है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में देखेंगे तो हमारे पास 3 है एटम, एक OH के साथ वाला ऑक्सीजन 1 और O2 वाला 2, ऐसे 3 O है हमारे पास, ऑक्सीजन है। लेकिन प्रोडक्ट में देखेंगे तो हमारे पास कितने हैं ऑक्सीजन, एक तो CO2 के साथ में जो है, लेकिन हमें CO2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास 4 हो गए, और वहीं पे H2O को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो वो 3 ऑक्सीजन। ऐसे ओवरऑल प्रोडक्ट में हमारे पास में 7 ऑक्सीजन है, और वो 7 हमें इधर की तरफ भी लाना है रिएक्टेंट्स में, क्योंकि रिएक्टेंट में हमारे पास में सिर्फ 3 ऑक्सीजन है। तो हम उसे 7 करने के लिए क्या करेंगे, O2 को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे O2 को तो हमारे पास क्या होगा, 3 × 2 6 ऑक्सीजन एटम और OH वाला 1, मतलब 7 हो गए, और वही इधर की तरफ भी हमारे पास 7 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। तो इस तरह से वो रिएक्शन जो होगी ओवरऑल मैं बताती हूँ किस तरह से होगी। वो होगी CH3 CH2 OH प्लस थ्राइस O2, वी गेट ट्वाइस CO2 प्लस थ्राइस H2O प्लस हीट एंड लाइट। तो इस तरह से हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो जाएगी, हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें हमारी रिएक्शंस को, इक्वेशंस को बैलेंस्ड करना बहुत जरूरी है। अब हमें दी है एक्टिविटी 4.3 और 4.4। आपको एक्टिविटी 4.3 में कुछ कार्बन कंपाउंड्स लेने हैं, जैसे आप नेप्थलीन की टैबलेट ले सकते हैं, कैम्फर ले सकते हैं, अल्कोहल ले लीजिए। एक एक करके आपको स्पैचुला पे से लेना है और उन्हें जलाना है, बर्न करना है। अब ऑब्जर्व करना है कि जो फ्लेम उससे फॉर्म होगी उसका नेचर कैसा होगा, और नोट करना है कि क्या वो फ्लेम से स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है। प्लेस करना है आपको एक मेटल प्लेट को उस फ्लेम के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि जो डिपोजिशन है या जो काला धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, वो प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है या नहीं, और किस इसमें हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है, किसमें फ्लेम से स्मोक फॉर्म हो रहा है, या आपको उससे पता चलेगा। वेल, एक्टिविटी 4.4 में आपको एक बंसन बर्नर जो होता है, मतलब बंसन बर्नर को हम कह सकते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्रोड्यूस करता है हॉट गैस फ्लेम को। हॉट फ्लेम जो होती है गैस की, उसे फॉर्म करने वाला बंसन बर्नर हमें लेना है और एडजस्ट करना है उसके होल को बेस में, ताकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम या प्रेजेंस ऑफ स्मोक हमें बता सके। जब कब आपको मिलेगी उसमें ये चीजें करने के बाद में, किस चीज से आपको एक सूटी फ्लेम, येलो सूटी फ्लेम आपको मिलेगी, ये आपको देखना है। और उसके बाद में हमें देखना है कि ब्लू फ्लेम हमें कब मिलेगी, ये हमें देखना है। सूटी का मतलब यही होता है कि आपको उससे कुछ ना कुछ डिपोजिशन या ब्लैकिश जो नेस होता है, मतलब कह सकते हैं स्मोक एक तरह से प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं उस फ्लेम से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है जनरली क्लीन फ्लेम देते हैं, वाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है हमें येलो फ्लेम देते हैं लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक के साथ में, और ये रिजल्ट करता है सूटी डिपॉजिट में ऑन द मेटल प्लेट। इसके कारण एक कह सकते हैं काला सा धुएं का जो एक डिपॉजिशन है वो हो जाता है मेटल प्लेट के ऊपर। एक्टिविटी 4.3 में जो हमने बताया था कि अलग अलग हमें कार्बन कंपाउंड्स लेकर ये प्रोसेस करनी है। However, लिमिटिंग अगर आप कर देते हैं सप्लाई ऑफ एयर को, तो इसके कारण इनकम्प्लीट कंबशन होगा इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, जो आपको सूटी फ्लेम देंगे। गैस केरोसिन स्टोव जो हम यूज करते हैं घरों में, उनके अंदर एक इनलेट होता है एयर के लिए, ताकि सफिशिएंट ऑक्सीजन रिच मिक्सचर जो है वो बर्न हो सके, ताकि क्लीन ब्लू फ्लेम हमें मिल सके।
अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो बॉटम जो होता है हमारे कुकिंग वेसल्स का या बर्तनों का वो ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एयर होल्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं और फ्यूल जो है उसमें से वेस्ट होते जा रहा है। फ्यूल्स जैसे कि कोल या पेट्रोलियम जो है उनके पास सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है। उनका कंबशन जो है वो रिजल्ट करता है इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं हमारे एनवायरमेंट में। क्या आप जानते हैं कि क्यों सब्सटेंस बर्न किए जाते हैं? कौन से सब्सटेंस जो है वो विद या विदाउट फ्लेम फॉर्म होते हैं या बर्न होते हैं? आपने कभी ऑब्जर्व किया है कोल या वुड फायर को देखा है आपने किस तरह से वो दिखते हैं या किस तरह से उसमें फ्लेम होती है? अगर आपने नहीं देखा तो नेक्स्ट टाइम आपको इस चीज को देखना है ताकि आपको पता चले कि क्या होता है जब वुड या कोल जो है उन्हें बर्न करना शुरू किया जाता है। आप देखेंगे कि कैंडल या एलपीजी जो होता है हमारे गैस स्टोव में बर्न करता है फ्लेम के साथ में। इसमें फ्लेम होती है जिसे हम लॉ कहते हैं, वो लॉ जो है वो होती है फ्लेम। हाउएवर आपने देखा होगा कि कोल और चारकोल जो है, जो अंगीठी में बोलते हैं, अंगीठी मतलब जिसमें हम जलाते हैं वो चीज को अंगीठी बोलते हैं, जिसमें कोल या चारकोल होता है। और आप देखेंगे कि वो जस्ट ग्लो करती हैं लाल कलर में और हीट देती हैं, लेकिन उसमें फ्लेम नहीं होती, उसमें लॉ नहीं दिखेगी आपको, लेकिन गर्माहट पता चलती है। और ये इसलिए क्योंकि फ्लेम जो है ये ओनली प्रोड्यूस होती है जब गैसियस सब्सटेंस बर्न किए जाते हैं। जब वुड या चारकोल को इग्नाइट किया जाता है, जलाया जाता है, तो वोलेटाइल सब्सटेंस मतलब जो अपने आप को चेंज कर लेते हैं गैस में, वैसे सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं इन चीजों में, मतलब वुड और चारकोल में, ये वेपराइज हो जाते हैं और बर्न होने लगते हैं विद द फ्लेम इन द बिगिनिंग। शुरुआत में सिर्फ वो फ्लेम के जैसे दिखेंगे और बाद में आपको दिखने को मिलेगा कि उसमें क्या रह जाता है, सिर्फ धुआं रह जाता है या गर्माहट रह जाती है, फ्लेम जो है वो बंद हो जाती है। आप देख सकते हैं चूल्हों में भी अगर आप वुड डालते हैं तो शुरुआत में जब आप डालते हैं तो वो शुरुआत में फ्लेम दिखाता है और कुछ समय बाद आपको सिर्फ गर्माहट या वो चूल्हे में से आपको फ्लेम नहीं दिखेगी, लेकिन पूरा रेडनेस जो है वो देखने को मिलेगा, जिससे हीट जो है फॉर्म होती हुई दिखेगी। लिमिनस फ्लेम जो होती है वो देखी जाती है जब एटम ऑफ गैसियस सब्सटेंस को हीट किया जाता है और वो ग्लो होना शुरू होते हैं। कलर प्रोड्यूस किया जाता है बाय ईच एलिमेंट इज कैरेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। ट्राई करना है, हीट करना है कॉपर वायर को एक फ्लेम में गैस स्टोव के और ऑब्जर्व करना है उसके कलर को। आप देखेंगे कि इनकम्प्लीट कंबशन जो है वो आपको सूट देगा, विच इज कार्बन, मतलब एक जो काले कलर का आपको सब्सटेंस या डिपॉजिट मिलेगा वो कार्बन होगा। और इस बेसिस पे आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि येलो कलर ऑफ कैंडल फ्लेम किस तरह से होती है। एक और चीज दी है कि फॉर्मेशन कैसे होता है कोल और पेट्रोलियम का। इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कोल और पेट्रोलियम जो है ये फॉर्म होते हैं बायोमास से, जो सब्जेक्ट किया जाता है वेरियस बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से। कोल जो है ये ट्रीज, फर्न्स या अदर प्लांट्स जो रहते हैं मिलियंस ऑफ इयर्स एगो जो थे, उनके रिमेन्स से बनता है या उनके मरने के बाद बहुत समय तक अगर वो पड़े रहते हैं तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये क्रश हो जाते हैं अर्थ के अंदर। जब वो मरते हैं तो धीरे धीरे वो अर्थ क्रस्ट में या अर्थ के अंदर दब जाते हैं, गड़ जाते हैं और अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण ये चीज होती है। वो धीरे धीरे प्रेस डाउन किए जाते हैं या नीचे नीचे चले जाया करते हैं अर्थ लेयर में और रॉक के अंदर, और स्लोली वो डिके हो जाते हैं कोल में या स्लोली वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। ऑयल और गैस जो है ये सेम रिमेन रहते हैं मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स के जो उस सी में रहते हैं या सी के अंदर जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे ऑयल और गैस मिलती है। When they died, और वो कब मरे होते हैं तो उनकी बॉडीज जो है जब वो मरते हैं तो उनकी बॉडीज जो है वो सैंक की जाती है सी बेड में, मतलब सी बेड पे जाकर या एकदम सी का जो एंड पॉइंट होता है वहां जाकर वो जम जाते हैं या वहां डिपॉजिट हो जाते हैं और देन वो कवर्ड हो जाते हैं स्लिट के थ्रू। बैक्टीरिया जो है उन डेड एनिमल्स पे या वो डेड प्लांट्स पे अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो रखते हैं या फिर कह सकते हैं अटैक करते हैं उन पे और उन्हें ऑयल और गैस में कन्वर्ट कर देते हैं अंडर हाई प्रेशर। और ये इस तरह से वो क्या होता है कि उन चीजों को पूरी तरह से वो फॉसाइल बना देते हैं। मीनवाइल स्लिट जो है वो स्लोली कंप्रेस हो जाती है रॉक में और वो स्लिट जो है रॉक में कन्वर्ट होती है। ऑयल और गैस जो है वो सिप किए जाते हैं इनटू द पोरस पार्ट। रॉक का जो पोरस पार्ट होता है वहां पर वो सिप किए जाते हैं, वहां पर सोख लिए जाते हैं एंड देन ट्रैप किए जाते हैं लाइक वाटर इन अ स्पॉन्ज।
स्पॉन्ज के अंदर वाटर किस तरह से होता है उस तरह से उसे उसमें से निकाल लिया जाता है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि कैसे पेट्रोलियम और कोल को फॉसाइल फ्यूल कहा जाता है? तो इसका मतलब यही है, फॉसाइल का मतलब बहुत ही पुराने या काफी समय वाले जो होते हैं, जिनको बहुत समय हो गया हो, तो इसीलिए कि ये चीजें बनी ही ऐसे एनिमल्स और प्लांट से हैं जिनको मरे हुए मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए हैं, तो इसीलिए इसे फॉसाइल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो आपको एक्टिविटी हमें दी है जिसमें हमें 3 ml ऑफ इथेनॉल लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसे वार्म करना है जेंटली इन अ वाटर बाथ, थोड़ा सा हमें वार्म करना है उसमें। देन ऐड करना है 5% सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप बाय ड्रॉप इन दिस सोल्यूशन। अब उस सोल्यूशन में आपको 5% अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डालना है। क्या कलर जो है पोटेशियम परमैंगनेट का वो परसिस्ट होगा जब वो ऐड किया जाएगा? शुरुआत में परसिस्ट किया जाएगा, मतलब वैसा का वैसा ही दिखेगा जब उसको इनिशियली हमने ऐड किया। और क्या होगा कलर के साथ में पोटेशियम परमैंगनेट के जब वो हम एक्सेस में ऐड कर देंगे, तो क्या वो डिसअपीयर होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर हमने लर्न किया ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, जैसे फर्स्ट चैप्टर में देखा था। कार्बन कंपाउंड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कंबशन के समय में। इसके साथ ही कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जब रिएक्शंस वी हैव रिएक्शन इन विच अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। देख सकते हैं आप CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट वी गेट CH3COOH। हम देखते हैं कि सम सब्सटेंस कैपेबल होते हैं ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए अदर सब्सटेंस में, और ऐसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं जो किसी और सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए हेल्प कर रहा है। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ये ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स हैं एसिड के लिए। दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू स्टार्टिंग मटेरियल, ये स्टार्टिंग मटेरियल में ऑक्सीजन ऐड करने का काम करते हैं और इसीलिए इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन क्या है। नाम से ही हम जान सकते हैं इसमें हमें